दोस्तों सेक्शन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट में। राइट्स ऑफ परचेजर और राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। राइट, अब पहले टर्म देखते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी लीज पे दी जाती है, जो पर्सन प्रॉपर्टी दे रहा है ही इज टर्म्ड एज लेसर, जिसको दी जा रही है दैट पार्टी इज टर्म्ड एज लेसी। राइट्स ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल। ठीक है, तो लेसी के राइट्स क्या हैं? वेयर अ पर्सन कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल और लेट सर्टन इमूवेबल प्रॉपर्टी। पहला पॉइंट ये है रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग नो टाइटल और ओनली एन इम्परफेक्ट टाइटल, द परचेजर और लेसी subject to the other provisions of this chapter has the following rights। राइट्स क्या क्या है? सबसे पहला राइट, इफ द वेंडर और लेसर, दोस्तों जो लेसर है जो प्रॉपर्टी दे रहा है, इफ द वेंडर और लेसर हैज सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, अगर उसके पास कोई भी लेटर ऑन इंटरेस्ट आ जाता है, द परचेजर और लेसी मे कंपेल हिम to make good the contract out of such interest। राइट, पहले एक बार पॉइंट्स देखते हैं, इसकी फिर इलस्ट्रेशंस करते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसके। वेयर द कंकरेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी, मतलब जब तक वो सेकंड पर्सन अपनी कंकरेंस देगा फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल एंड दे आर बाउंड टू कंकर एट द रिक्वेस्ट ऑफ वेंडर और लेसर। कोई भी पार्टी जिसने अपनी कंकरेंस देनी है, किसको? वेंडर को या लेसर को, जो प्रॉपर्टी अब लेसी को दे रहा है, द परचेजर और लेसी मे कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कंकरेंस एंड व्हेन द कन्वेयंस बाय अदर पर्संस इज नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल एंड दे आर बाउंड टू कन्वे एट द रिक्वेस्ट ऑफ द वेंडर और लेसर, द परचेजर और लेसी मे कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कन्वेयंस। पॉइंट यहां पे यह है कि जब भी वेंडर या लेसर अगर उसने किसी से कंकरेंस लेनी है, तो जो परचेजर है या जिसकी हम वर्ड यहां पे वर्ड यूज कर रहे हैं जो लेसी है, वो उस पार्टी को, लेसर को बोल सकता है कि तुम कंकरेंस लो उस चीज की जिसके रिगार्डिंग अब पेंडिंग है। वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनअकम्बर्ड प्रॉपर्टी, पहले क्या बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी है अनकम्बर्ड है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज या पेंडिंग कोई अमाउंट नहीं है, बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी, नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी एंड द वेंडर हैज इन फैक्ट ओनली अ राइट टू रिडीम इट, द परचेजर में कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्गेज एंड टू obtain a valid discharge and where necessary also conveyance from the mortgagee। पहले बोला गया कि इस प्रॉपर्टी पे कोई भी किसी भी तरह की पेंडिंग कुछ नहीं है, बट वो प्रॉपर्टी का निकली मॉर्गेज। अब जो पार्टी है, बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज फ्रॉम एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी एंड द वेंडर हैज इन फैक्ट ओनली अ राइट टू रिडीम, जो प्रॉपर्टी दे रहा है, द परचेजर में कंपेल हिम, वर्ड क्या यूज किया? परचेजर में कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्गेज एंड टू obtain a valid discharge and where necessary also conveyance from the mortgagee, कि मतलब वो जो भी अमाउंट पेंडिंग है उसको वो क्लियर करवा के दे, जो यहां पे कंसर्न पर्सन है। परचेजर बोलेगा कि तुम इस मॉर्गेज को क्लियर करवा के दो, बट कंडीशन क्या है? मॉर्गेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी। वेयर द वेंडर और लेसर sues for specific performance of the contract and the suit is dismissed on the ground of his want of title or imperfect title, lesser the defendant has a right to a return of his deposit। right, जो second subsection है, the provisions of subsection 1 shall also apply as far as may be to contracts for the sale or hire of movable property। मतलब जो subsection 1 में हमने immovable की बात की, कहते वो likewise movable पे भी ये पार्ट अप्लाई होगा। एग्जाम्पल करते हैं वन बाय वन। 13(1) क्या है?
सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट। देखो, एक प्रॉपर्टी है, उसके 4 पोर्शन है, ठीक है। एक्स जो है पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। पहला पॉइंट देखते हैं, इफ द वेंडर और लेसर हैज सब्सिक्वेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द परचेजर और लेसी में कंपेल हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट, राइट। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, बाद में ये जो कंसर्न ब्रदर्स हैं इनमें पार्टीशन होती है, एक्स को अपना 1/4 शेयर मिल जाता है, ठीक है। अब जो कंसर्न यहां पे पॉइंट है कि जो 1/4 शेयर मिला, इफ द वेंडर और लेसर है सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, द परचेजर और लेसी में कंपेल हिम टू मेक गुड द कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ सच इंटरेस्ट। दैट मीन्स के जो परचेजर और लेसी है वो इसके रिगार्डिंग बोल सकता है कि तुम ये जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिला है आपको, उसको क्लियर करो। देन जो सेकंड पॉइंट है कंकरेंस के रिगार्डिंग, वेयर द कंकरेंस ऑफ अदर पार्टी इज नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल। एक प्रॉपर्टी है, ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन को बोला है कि मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा, ठीक है। अब यहां पे क्या है, concurrence of other person is necessary for validating the title and they are bound to concur at the request of the vendor or lessor, ठीक है। इसने प्रॉमिस कर दिया किसी एक्स को तुम्हें मैं प्रॉपर्टी दूंगा, ठीक है। अब पेंडिंग क्या है कि जो ग्रैंडफादर ने ग्रैंडसन को प्रॉपर्टी देनी है, उस गिफ्ट में ये क्लॉज पेंडिंग है कि जब ये ग्रैंडफादर को जाके बोलेगा तो वो ग्रैंडसन को प्रॉपर्टी मिल जाएगी। Concurrence for validating the title and they are bound to concur at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to procure such concurrence। तो यहां पर जो एक्स है, जो परचेजर है या लेसी है, वो ये बोल सकता है एक्स को कि तुम उस चीज की कंकरेंस लो अपने ग्रैंडफादर से, राइट। वेयर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनएंकम्बर्ड पार्ट। कोई भी एक प्रॉपर्टी है, पहले बताया जाता है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज है, द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्टगेज फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी एंड द वेंडर हैज इन फैक्ट ओनली अ राइट टू रिडीम इट, ठीक है। जो एक्स ने प्रॉपर्टी का बारे में बताया है सबको, ए को सब कुछ बताया है ए को, इफ द परचेजर में कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्टगेज, तो ए उसको बोल सकता है कि तुम इस मॉर्टगेज को, जो ये पेंडिंग अमाउंट है, फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द परचेज मनी, इस चीज को तुम क्लियर करवा के दो। द परचेजर में कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्टगेज एंड टू ऑब्टेन अ वैलिड डिस्चार्ज एंड वेयर नेसेसरी आल्सो कन्वेंस फ्रॉम द मॉर्टगेजी। जिसको भी तुमने ये मॉर्टगेजी को गिरवी रखी है, इस चीज को रिडीम करवा के दो। कौन बोल सकता है? ए, ठीक है। वेयर द वेंडर और लेसर sues for specific performance of the contract and the suit is dismissed on the ground of his want of title और imperfect title। अगर वेंडर का या लेसर का imperfect टाइटल पाया जाता है तो जो डिफेंडेंट है हैज अ राइट टू रिटर्न ऑफ हिज डिपॉजिट, राइट। जो सबसेक्शन 2 है, एज फार एज मे बी टू कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल और हायर परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहां पे जो हमने जैसे पॉइंट्स किए, सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड, अगर कोई भी इंटरेस्ट वो एक्वायर करता है या किसी की कंकरेंस पेंडिंग है वो लेगा। अनएंकम्बर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है, उसको क्लियर करवाएगा मॉर्टगेजी से, उसका टाइटल जो है। वांट ऑफ टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, इस केस में क्या है, डिफेंडेंट हैज द राइट टू गेट हिज डिपॉजिट मनी। 13(2) ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। इस पॉइंट में क्या है कि जो प्रोविजन 13(1) में कवर्ड है वो मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। कोई कार है, किसी की कंकरेंस रिक्वायर्ड है, देन कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। दोस्तों 14 वाला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, ये जो सेक्शन है 1963 एक्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अब 18 एक्ट में इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया इसको, जहां पे ये 4 पॉइंट्स कवर्ड हैं। द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैनॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। यहां पर इनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। क्या क्या पॉइंट्स हैं? वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड
सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है उसने सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस किसी और से करवा ली। जो हमारे इंट्रोडक्शन में भी बात की थी कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस 2018 अमेंडमेंट का ये नया पॉइंट है कि अगर कोई भी पार्टी चाहती है, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, अब बी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, ए बी को नोटिस सर्व करके किसी पार्टी सी से जाके सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा सकती है। ठीक है, मतलब अब बी से नहीं करवाया काम, सी से करवा लिया। तो अगर सी से काम करवा लिया, वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑब्टेन्ड सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20, the following contracts cannot be specifically enforced. A contract, the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise. कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी परफॉर्मेंस के लिए it involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise. कोर्ट उस चीज को सुपरवाइज नहीं कर सकता, उसमें क्या होगा, इट कैनॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। इसके एग्जांपल्स अभी गो थ्रू करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द पार्टी दैट द कोर्ट कैनॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स। उसके जो मटेरियल टर्म्स हैं उस चीज के रिगार्डिंग कोर्ट उसको एनफोर्स नहीं कर सकता। किसको? अगर किसी की भी पर्सनल क्वालिफिकेशंस इन्वॉल्व है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल। इनका एग्जांपल करते हैं, चार्ट देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 14 के रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, यहां पर हमने सेक्शन नंबर 20 का एग्जांपल किया कि अगर हम किसी और पार्टी से सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करवा चुके हैं, द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। ठीक है, अब हम 9 to 25 में कर क्या रहे हैं रिगार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस है, हर चीज में किस वे से डील किया जाएगा। सेकंड, इट रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूस ड्यूटी। दोस्तों पूरा पॉइंट क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिन्यूस ड्यूटी विच द कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज। एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, जो कि बी एक बिल्डर है, वो ए को एक हाउस कंस्ट्रक्ट करके देगा। ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि फिनिशिंग में कुछ दिक्कत है कि एयर कंडीशनर के रिगार्डिंग ये एयर कंडीशन लगना चाहिए, डाउन सीलिंग के रिगार्डिंग कुछ क्लॉजेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स इस कंपनी के होने चाहिए, इस क्वालिटी के होने चाहिए। अब अगर सिंगल पॉइंट को देखा जाए, ये क्या है, एक प्रोजेक्ट है जिसमें डिफरेंट माइन्यूट पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं। यहां पे क्या होगा, कोर्ट इसके रिगार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्या है, पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस ड्यूटी है कि हर सिंगल पॉइंट बारीकी से चेक करना, द कोर्ट कैनॉट एनफोर्स, द कोर्ट कैनॉट सुपरवाइज। राइट, लाइकवाइज जो सेकंड पॉइंट है, सी पॉइंट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द पार्टी। दोस्तों एग्जांपल है, कोई कुक है, कोई भी शेफ है, या कोई स्कूल टीचर है। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द पार्टीज that the court cannot enforce specific performance of its material terms. कोई दो स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए, वो कोर्ट में जाके बोलते हैं कि जी टीचर ने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं करवाए। अब कोर्ट उस चीज को कैसे इन्फोर्स करवाएगा कि अब अगर टीचर को ऑर्डर पास हो भी जाता है तो क्या वो टीचर ये भी तो कर सकता है कि जो 20 दिन का कोर्स है, द टीचर कैन वाइंड अप इन 2 days। कोर्ट इस चीज को कैसे जज करेगा कि जो पार्ट करवाया गया वो किस वे से करवाया जाना था, जो कंटेंट कवर किया गया वो किस वे से कवर किया जाना था। तो इन केसेस में क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सनल क्वालिफिकेशंस ऑफ द पार्टीज दैट द कोर्ट कैन नॉट एनफोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट्स मटेरियल टर्म्स।
कुक को बोला गया कि तुम ये खाना बनाओ, तुमने बोला था कि तुम 20 दिन काम करोगे, 4 या 5 दिन बाद कुक काम नहीं करता, कोर्ट बोलता है कि तुम खाना बनाओ, अब क्या होगा? कुक जान जान के वो थोड़ा स्पाइसी बना देगा, जान के टेस्ट खराब कर देगा, तो इन केसेस में क्या होगा? कैन नॉट इन्फोर्स, राइट। अब कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे इवन और एग्जांपल ले सकते हैं, डॉक्टर्स के केस में जैसे सर्जरी है, सी पॉइंट में भी वो किस वे से वर्क करेगा, तो ये सब एग्जांपल्स हैं रिगार्डिंग द पर्सनल क्वालिफिकेशंस। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, कब तक चलेगा डिसाइडेड ही नहीं है। कोई पार्टनरशिप है, एक्स और वाई पार्टी है, इन दोनों ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट की जो कि ओपन है, जब मर्जी रुक सकती है, कोई टाइम या टेन्योर डिफाइंड नहीं है। तो इसमें जब मर्जी कोई भी पार्टनर चाहे ही कैन विड्रॉ कि मेरे को ये चीज कंटिन्यू नहीं करनी, ठीक है। तो कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि तुम इस चीज को कंटिन्यू करो, तुम चलाओ पार्टनरशिप को, राइट। जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसमें हर चीज बहुत अच्छे तरीके से प्लान किया गया कि ये चीजें एक्चुअल में वर्क नहीं कर पाती। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस, कॉन्टिन्यूस ड्यूटी, पर्सनल क्वालिफिकेशंस, नेचर डिटर्मिनेबल, ठीक है। अब दोस्तों जो सेक्शन नंबर 14 कैपिटल ए है, पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स, ये भी क्या है? 2018 का एक अमेंडेड सेक्शन है जो कि ऐड किया गया 18 एक्ट में।